हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का नोट्स है तथा इस नोट्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है, जिससे आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, जिसके कारण इसके कई पार्ट में वीडियो बनेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कॉमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और इसका विकास का इतिहास, इसका विकास कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में जानेंगे। और ये जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे उपनिवेश के बारे में, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था की परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे एवं अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा पर ध्यान देंगे और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है, आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे पता है कि भारत जो है अंग्रेजी शासन का गुलाम लगभग 200 वर्षों तक था। तो आप बहुत बच्चे हैं कि इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि भारत जो है कितने सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था। जो बच्चे जानते होंगे उनके लिए ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनके लिए वो अपना इसके बारे में जान लेंगे। पूछा जा सकता है कि आज़ादी से पहले भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था, तो 200 वर्षों तक। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौतियाँ, यानी कि आज़ादी के समय जो लोग ने नियम और कानून बनाए उसका मेन उद्देश्य क्या था, उनका पर्पस क्या था, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, यानी कि उनका प्लान क्या था, टारगेट क्या था। तो उनका यही प्लान था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे, अग्रणी स्थान प्राप्त करे। यानी कि भारत जो है सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी आगे हो, आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी आगे हो, राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी आगे हो और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी आगे हो, ताकि भारत को दुनिया के नज़र में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। ठीक है। तो नीति क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में कि आज़ादी के समय नीति निर्धारकों के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ थी। उसका ऑप्शन में कुछ भी देगा तो याद रखिएगा, उसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान इसके समक्ष चुनौती थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉलोनी, यानी कि उपनिवेश। उपनिवेश किसे कहते हैं? तो उपनिवेश, जैसा कि आपको पता है कि भारत जो था कई सालों तक हमारे ब्रिटेन के अधीन शासित था। लगभग भारत भी हमने बताया, अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो ब्रिटिश से भारत जो है किसका उपनिवेश हो गया? ब्रिटिश का उपनिवेश हमारा भारत हो गया। जैसे मैं अमेरिका की बात कर ले, आप क्लास 9 में पढ़े होइएगा कि अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे, यानी कि उस समय भी आपको उपनिवेश की चर्चा हुई थी। और आज भी देख रहे हैं कि भारत जो था लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, यानी कि भारत क्या था? ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया। यानी कि इसका परिभाषा हो जाएगा कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, जैसे कोई भी बड़ा देश क्या हो गया, जैसे भारत हो गया बड़ा देश और किसी समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत वो आ गया और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रक, यानी कि जितना भी उसका आर्थिक और व्यावसायिक कार्य कर रहा है उसका टोटल जिम्मेदारी किस पे रहता है? शासक देश। यानी कि शासक देश कौन हमारा हो गया? ब्रिटेन हो गया शासक देश। तो टोटल जिम्मेदारी किसका था? शासक देश का था। तो ऐसे शासित देश को, यानी कि शासित देश कौन हो गया हमारा? भारत। शासित देश कौन हो गया? भारत। तो भारत देश को शासक देश, यानी कि शासक देश कौन हो गया? ब्रिटेन हो गया। ठीक है। तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। क्लियर?
उसके बाद ये वही बात हो गई नेक्स्ट जो हमने ऊपर लिखा था। और नेक्स्ट जो एक टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा में आर्थिक क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे में आगे आप देखोगे कि जितनी भी अर्थव्यवस्था की परिभाषा है उस सब में आर्थिक क्रियाओं का यूज किया गया है। तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है काम करना, कार्य। तो वैसी क्रियाएं, वैसा काम जिससे हमें आय प्राप्त हो। आय का मतलब क्या हो गया? जिससे हमें इनकम मिले, जिससे हमें किसी भी प्रकार की आय में पैसा हो, तो ये सब रुपए हो, ये सब क्या हो गया? इनकम हो गया। तो वैसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया की परिभाषा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको याद कर लोगे। और सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अगर रट के जाओगे तो आप लोगों के दिमाग से निकल जाएगा और आप लोग भूल जाओगे। तो आप लोग कोशिश करना कि अच्छे से समझ के अपने तरीके से परिभाषा दे। आप अपने तरीके से परिभाषा दोगे तो नंबर भी अच्छा मिलेगा और आप लोगों को कभी भूलोगे भी नहीं, क्योंकि रटा हुआ चीज़ इंसान हमेशा भूल जाता और समझा हुआ चीज़ वो कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आप समझ गए होगे तो आप अपने हिसाब से उसका उत्तर दे सकते हो। तो इसको समझ गए। आर्थिक क्रिया यानी क्रिया का मतलब हो गया काम करना। वैसी क्रियाएं जिससे हमें इनकम हो, जिससे हमें आय प्राप्त हो, उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को दो कार्य संपादित करती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्यों को संपादित करती है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दो कार्यों को संपादित करती है। पहला कार्य हो गया कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। लोगों की आवश्यकताएं क्या हुई? मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब ये तीनों चीज़ें हमें मिल जाएगी तो हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि यानी कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है वो हो गया। और दूसरा हो गया कि अर्थव्यवस्था जो है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। पहला हो गया कि संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है और दूसरा हो गया कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ये जो दो पॉइंट है, दो पॉइंट आपको याद रखना होगा या ध्यान में रखना होगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में दे सकता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। ये दोनों का नाम दे देगा और थर्ड में नंबर में दे देगा ए और बी दोनों, और फोर्थ में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको या फिर कुछ भी दे सकता है, वो अपने हिसाब से उसका ऑप्शन चेंज कर सकता है। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी होगी कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो है दो प्रमुख कार्यों को संपादित करती है, जिनमें पहला हो गया कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, और ये दूसरा हो गया रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था की परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों में जैसे हो गए आर्थर लेविस हो गए, ब्राउन हो गए, इन्होंने अपने तरीके से अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है। लेकिन अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा आपको एग्जाम में मूल रूप से पूछेगा उसकी परिभाषा आपको लोग लिखोगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, इस प्रकार का बनाया गया है अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं का मतलब आपको पता हो गया। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आर्थिक क्रिया का मतलब हो गया इनकम, आय। तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, यानी कि वो एक जरिया है, रुपये कमाने का एक जरिया हो गया हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, वो जरिया किस चीज़ का हो गया? तो हम कृषि से क्या करेंगे? इनकम प्राप्त हो जाएगी। और इसमें दो प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। हमने अभी पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था दो कार्यों का संपादन करता है। पहला है कि वो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करा। जैसे कृषि से हम लोग विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करेंगे, और इस फसल के उत्पादन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? लेबर की आवश्यकता होगी। तो सेकेंड में क्या था कि लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। ठीक है,
तो ये क्या कर रही है, खेती से हम लोग फसलों का उत्पादन भी करते हैं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ये लोगों को रोजगार के अवसर भी देती है। समझ में आ रहा होगा आपको। और उद्योग में भी क्या होता है, लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन भी करती है उद्योग, और इसमें लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। व्यापार में भी यही हो गया, बैंकिंग में भी यही हो गया, बीमा में भी, परिवहन में भी और संचार, ये सभी जो है अर्थव्यवस्था की परिभाषा हो गया। और अर्थव्यवस्था की परिभाषा के अंतर्गत क्या होता है, दो कार्य होंगे, मुख्य रूप से दो कार्य होंगे। पहला होंगे कि मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो क्या करेगा, वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करेगा, और दूसरा में हो जाएगा कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो आपको ये जो परिभाषा है ये आपको याद करना होगा, और याद करने से अच्छा है कि आप लोग इसको समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थर लेविस के अनुसार। आर्थर लेविस ने क्या कहा है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी कि आर्थर लेविस ने कहा है कि अर्थव्यवस्था एक वैसी हार है जिसके कारण हम मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने संसाधन का प्रयोग करेगा। संसाधन के बारे में आपको पता है, संसाधन के बारे में हमने क्लास 8 में पढ़ा है। संसाधन यानी कि रिसोर्सेस क्या होता है, यानी कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसे में पानी क्या होता है, हमारे प्यास को बुझाता है, प्यास वो हमारी ज़रूरत है पानी। तो उसके बाद में पानी से हम लोग क्या करेंगे, बिजली प्राप्त करेंगे, बिजली से क्या होगा, हमें पंखा चलेगा, पंखा हमें क्या करेगा, हमें ठंडक फील कराएगी। तो यहाँ पंखा क्या हो गया, संसाधन हो गया। यानी कि संसाधन क्या होता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आर्थर लेविस की परिभाषा हो गई कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि तभी होगी जब वो अपने संसाधन का प्रयोग करेगा। ध्यान में रखिएगा, आर्थर लेविस ने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था की परिभाषा है वो किसी राष्ट्र के व्यवहार से होता है और जिसके आधार पर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह करेगा कि वो अपने संसाधन का प्रयोग करे। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की संतुष्टि के लिए वो सिर्फ और सिर्फ संसाधन का प्रयोग करेगा। तो ये आपको याद करना है। और नेक्स्ट बोले थे ब्राउन के अनुसार था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका क्या हो गया, हमारे रोजगार, जो हम अपनी इनकम करते हैं, जो हम रोजी रोटी कमाते हैं, हमें रोजगार अवसर प्रदान करते हैं। तो ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो जब आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछेगा कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए, तब आप ये परिभाषा दीजिएगा, और अगर ब्राउन के अनुसार पूछेगा तब आप ये परिभाषा दीजिएगा। और अगर डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा दे, उस समय आप ये परिभाषा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे शब्दों में क्या है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते। अब देखिए, बात सारा वही हो रहा है, सारी आजीविका की ही बात हो रही है और सब में इनकम की ही बात हो रही है, लेकिन सब अपने अपने तरीकों से क्या कर रहे हैं, परिभाषा को इधर से उधर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहा गया है कि जो आय है, आय एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या कर रहे हैं, अपनी काम करके अपनी आजीविका को चला रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, संक्षेप में एक दिया गया है, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आर्थिक क्रिया आ गई, यानी कि यहाँ भी इनकम की बात हो रही है। यानी कि जितना भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है सबको मिलाकर एक प्रकार का अर्थव्यवस्था ही हो रही, अर्थव्यवस्था का काम कर रही है। जैसे में अगर कोई परिवहन का काम कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, इनकम कर रहा है, तो वो भी हमारे देश में क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था में सुधार ला रहा है। तो टोटल हमारे देश को क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ाने की ओर अग्रसर हो। अर्थव्यवस्था क्या हो गया, अर्थव्यवस्था जो हो गया आर्थिक क्रियाओं का योग हो गया। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको जो अर्थव्यवस्था की परिभाषा है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा। यानी कि अर्थव्यवस्था को उत्पादन के हिसाब से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड में है द्वितीय क्षेत्र, जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड में है तृतीय क्षेत्र,
को या सेवा क्षेत्र जो है टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट में है प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे हो गया कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना। ये जो आपका जो एग्जाम्पल दिया गया, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको कि खनिज, उद्योग, बिजली, और एक ऑप्शन में दे देगा आपको कृषि या फिर पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन क्या है प्राथमिक क्षेत्र में ना होगा कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सभी कृषि से संबंधित आता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि कार्य करते हैं और जो भी चीजें कृषि से संबंधित होगी वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि कृषि कार्य में क्या क्या चीज शामिल है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि खेती करना, मत्स्य पालन और पशुपालन, ये सभी कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और कृषि से संबंधित जो भी चीजें होगी वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। सेकेंड में है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि द्वितीयक क्षेत्र का निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है। तो क्या बोलोगे? औद्योगिक क्षेत्र बोलोगे। ओके, अब इसमें जैसे हो गया कि खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं, गैस एवं बिजली, ये आपको याद करना होगा कि उद्योग से जो संबंधित होगा वो औद्योगिक क्षेत्र में आएगा। निर्माण कार्य क्या, ये भी उद्योग से संबंधित है। जनोपयोगी सेवाएं यानी कि लोगों के उपयोग के लिए जो सेवाएं दी जाती है वो भी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिजली, ये भी उद्योग से संबंधित है। खनिज व्यवसाय, ये भी उद्योग से संबंधित है। तो ये आपको जैसे आपको याद रखना होगा। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड जो है आपका तृतीयक क्षेत्र उसको सेवा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसे परिवहन हो गया सेवा, यानी कि जो हमें क्या करिए सेवाएं दे रही है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, हमें सेवा देता है। बैंक के लोग, बैंक के कर्मी क्या देते हैं, हमें सेवा प्रदान करते हैं, यानी कि वो हमें सर्विस प्रदान करते हैं। परिवहन से क्या है, एक प्रकार का सेवा है, वो हम लोग उस पर चढ़ के जा रहे हैं तो वो हमारी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो परिवहन, संचार, ये सभी क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना होगा, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या ये भी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नोट है, तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि कृषि और जैसे में प्रथम प्राथमिक क्षेत्र क्या है और प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, जैसे कृषि और जो उद्योग से संबंधित है ये जो है बिना परिवहन के संपूर्ण नहीं होगा। तो जो तृतीयक क्षेत्र है वो दोनों सेक्टर को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों को सहायता कौन प्रदान करता है, तो तीसरा सेक्टर। ठीक है, तो पूछा जाता है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कौन प्रदान करता है, तो तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है। यही कारण है कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे में अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो माल, अगर उसमें अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उद्योग कहीं पे फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो वस्तुओं के उत्पादन के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकताएं होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी। अब जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है, कृषि, तो कृषि में क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, कृषि से फसलों का उत्पादन होगा और फसलों को आयात और निर्यात के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो परिवहन की आवश्यकता होगी। तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक ये दोनों सेक्टर जो है तृतीयक क्षेत्र को प्राथमिक और द्वितीय ये दोनों क्षेत्रों को सेवा कौन दे रहा है, तो तृतीयक क्षेत्र दे रहा है। यही कारण है कि इसे तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो नोट है आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के प्रकार।
अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है निजी व्यक्तियों के पास होगा, यानी कि जो उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन होगा, यानी कि जो उत्पादन होगा, उसका जो मालिक कौन होगा? प्राइवेट व्यक्ति होगा, निजी व्यक्ति होगा, और वो इसका उपयोग किसके लिए करेगा? अपने निजी लाभ के लिए करेगा। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होगा निजी व्यक्ति, उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मालिक निजी व्यक्ति होगा और उसका उपयोग वो निजी लाभ के लिए करेगा। जैसे अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है? अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और 4th नंबर में दे देगा इनमें से सभी, 5 नंबर में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इन जो उदाहरण जो है तीनों देश का नाम आपको दिमाग में बैठाना होगा कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक है, हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति था। ठीक है, यहाँ पे कौन था? निजी व्यक्ति था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? देश की सरकार के पास होता है, इसका जो मालिक होगा वो देश की सरकार होगा, और इसका अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखे हैं कि इसका उपयोग वो निजी लाभ के लिए किया है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण के लिए ये उसका उपयोग करेगा। तो जैसे में चीन और क्यूबा, याद रखिएगा ये दोनों देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये भी आपको दिमाग में बैठाना होगा। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन से देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऊपर में दे देगा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और सी में दे देगा चीन। तो ध्यान में रखिएगा चीन और क्यूबा में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी और पूंजी दोनों आ गया, क्योंकि इसमें क्या है? निजी व्यक्ति भी होगा, उत्पादन का मालिक, और सरकार भी होगा, यानी कि दोनों मिल गया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। जैसे हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट एक नोट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, देखिए मैंने नोट में भी इसे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्थितियां। तो अर्थव्यवस्था के विकास कैसे होगा, उसके लिए 2 स्थिति उत्पन्न होती है। पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। तो ये जो अर्थव्यवस्था के विकास की जो स्थिति है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको जो ये चैप्टर का ये जो वीडियो बना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और हमने समझाने का भी भरसक प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।